अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसा हमारा मैचिंग हो गया है, तो अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया है। और डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे अमेरिका की। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो भारत विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग तेजस के जो इंजन लिए जा रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में भी कई लोग डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर कि क्या दोबारा से अमेरिका और भारत नजदीक आ रहे हैं, और क्या जो एक डिफरेंसेस चल रहे थे और थोड़ी नाराजगी थी, क्या वो खत्म होने जा रही है? देखिए, ट्रम्प आप दिक्कत ये है कि कई लोग इसको ट्रम्प और भारत का रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इंडिया और भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, ट्रम्प और भारत के रिश्ते नहीं है। तो जो अमेरिका के रिश्ते हमारे साथ स्ट्रैटेजिक हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वो परमानेंट है। इलेक्शन में जीत हार तो चलती रहती है, कभी ट्रम्प साहब जीतेंगे, कभी कोई जीतेगा। बट द थिंग इज दैट कि जो जो पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका है, जो लोग हैं अमेरिकन, या जो जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिकन की, या जो एक विजडम है अमेरिकन सोसाइटी का, वो सब जानती है कि इंडिया उनका एक नेचुरल अलाई है। देखिए, वेस्ट की डेमोक्रेसी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को दोनों, चाहे वो मिडिल ईस्ट वाली आइडियोलॉजी हो, वो भी खत्म करना चाहती है, और चाहे वो उनको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो भी खत्म करना चाहती है। सो इंडिया में उनके पास अलाई है, बिकॉज कि देखिए, इस्लामिस्ट और उनका तो गठजोड़ हो गया कम्युनिस्ट का, तो वो तो श्योर है कि वी हैव टू डिफीट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और मजे की बात है कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हथियार से खत्म कर रहे हैं, इलेक्शन को सहारा बना रहे हैं। अब उन्होंने इलेक्शन के थ्रू सोशलिस्ट पॉलिसीज को जितवाना शुरू कर दिया। इंडिया में ये चला, सोशलिज्म क्या था? स्टेट सपोर्ट। तो स्टेट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस आपने कर दिया कि आप वो फ्री मार्केट नहीं रह गया, वो रेगुलेटेड मार्केट हो गई, रेगुलेटेड इकोनॉमी हो गई। तो आप वही काम कर रहे हो, यू आर इलेक्टिंग सोशलिज्म, यू आर इलेक्टिंग कम्युनिज्म। लेकिन जहां पे कम्युनिज्म है, वहां पे तो आप फ्री मार्केट और ये सब चीजें नहीं ले जा सकते ना। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का ये है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते सामरिक हैं, स्ट्रैटेजिक हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं। ये देशों के रिश्ते हैं, दो लीडर्स के नहीं। हाँ, लीडर के आने से कुछ फर्क पड़ता है, 100 में 10 पैसे का। लेकिन आप ओवरऑल बोलिए कि क्या अमेरिकन जो है वो एंटी इंडिया हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। अमेरिकन आज भी प्रो इंडियन है, और उनको पता है, प्रो इंडियन हो ना हो अमेरिका, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड कि अमेरिका प्रो इंडिया है। बट आई थिंक अमेरिका को ये समझ में आता है कि इस पूरे विश्व में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सबसे करीब हो सकता है एज अ रिलायबल पार्टनर, वो भारतवर्ष है। भारत के पास तो है अपॉर्चुनिटी, भारत के पास तो ऑप्शन है जी। भारत चाहे तो चाइना की तरफ भी जा सकता है, चाइना भी भारत से दोस्ती करने को तैयार है, और रशिया भी है, और हम एक गठजोड़ बना सकते हैं। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखना है कि कब तक इंडियन सिविलाइजेशन को गाली दे करके और तुम आगे बढ़ते रहोगे अपने मीडिया में। मोदी की एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी। अगर आप ममदानी और इसको हीरो बनाएंगे, जो मोदी बेटर है, मोदी से नफरत है, भारत की ओल्ड सिविलाइजेशन से नफरत है, तो फिर बात तो आगे नहीं बढ़ सकती ना। तो मेरे ये कहने का तात्पर्य, टू सम इट अप, ये रिश्ते ट्रंप और भारत के नहीं है, ये अमेरिका और भारत के हैं, और ये डिस्टिंक्शन हमेशा रखना चाहिए। तो उसी दृष्टि में आपने देखा, अभी हमारी वो ट्रेड, अरे क्या नाम है, डिफेंस डील साइन हुई थी, ठीक है ना, कुछ दिन पहले डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, जिसमें हमने ये कहा कि एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स, एक दूसरे के वेपन्स को हम यूज कर सकते हैं म्यूचुअली। उसके बाद हमने उनसे कुछ वेपन्स का भी डील हुआ, बहुत उनके जो बॉम्बर प्लान है उसकी बात हो रही है कि दे वांट टू सेल अस। उसके बाद आप देखिए, आज जो है, जो आपने मुझे खबर भेजी कि जीई के जो है इंजन 113, उसकी डील साइन हो गई है। और तो ये सब चल रहा है। ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं वो मीडिया सेंसेशन बन रहा है, मगर असली ट्रांजैक्शन तो पीछे हो रहा है पर्दे के, जो लोगों को दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो सर बिजनेस तो बहरहाल चलता जाएगा, बिजनेस नहीं रोका जाएगा। बाकी चाहे जो भी अमेरिका और भारत के बीच में हो, जैसे आपने भी कहा कि ये अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं, ये ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते नहीं है। लेकिन सर उसका क्या होगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इंजन वगैरह की बात जो की है, 113 इंजन जो है वो दिए जाएंगे तेजस के। लेकिन ये जो रशियन ऑयल को लेकर और बाकी चीजों में जो
डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं भारत पे, उसको किस तरीके से लिया जाएगा आपके ख्याल से? देखिए वो क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ट्रम्प साहब, एक बड़े एसेंट्रिक लीडर हैं ट्रम्प साहब का। इवन अमेरिकन जो सोसाइटी है उसमें भी इसी तरीके की इमेज है। भाई उनके सबसे प्रिय जो थे इस पूरे के पूरे कैंपेन में, जिसमें ट्रम्प साहब एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत करके आए, वो थे इलॉन मस्क। उनके विजय होने के 3 महीने बाद इलॉन मस्क का ये था कि ट्रंप को आप प्रोसिक्यूट करिए, एपस्टीन फाइल निकालिए, और उसके बाद तक कि ट्रंप जो है वो बेकार आदमी है और हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करेंगे। ये तो इलॉन मस्क साहब का है। तो मोदी साहब किस खेत की मूली है भाई? जब ही कुड नॉट गेट अलोंग विद इलॉन मस्क हु इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर टू हैव हिम इलेक्टेड, आप सोचिए फिर। तो पॉइंट ये कि फिर उनका आज ट्रंप और वो एक साथ नहीं बैठ सकते, दे हेट ईच अदर। देयरफॉर ऑल आई एम सेइंग कि ये जो कंफ्यूजन है कि ट्रंप साहब के स्टेटमेंट की वजह से आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं भारत के साथ रिश्ते अच्छे, मैं इसको नहीं मानता। ट्रम्प साहब जो है वो बोलते रहेंगे, वो एक बड़ी ही मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत देश के शासक हैं, उनके पास अधिकार है बोलने का, वो बोले, उसका तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं, कोई जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन सर जाहिर है कि भारत भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी किस्म की बात ऐसी करते हैं जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं है या किसी किस्म का डैमेज करती है, तो जवाब तो देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो बोली जाएंगे और आप लोग चुप करके बैठे रहेंगे। तो अभी अगर जी, ये जो पाकिस्तानी आइडिया ऑफ जवाब है कि भाई छोटा दिखा दो, हम बड़े होकर के जवाब दें, ये मानसिकता गलत है कि अगर हमने उसने एक ईटा मारा हम 4 ईटा मारेंगे तो हम बड़े हैं, तो हम सुपीरियर। ये बेवकूफी वाली बात है। उत्तर देने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है आप शांति से निकल जाए। इफ यू विल, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत, इफ यू रेसल विद द पिग यू विल ओनली गेट डर्टी, अदर पार्टी विल एंजॉय इट। तो क्या फायदा है उसका भाई? उत्तर क्या होता है? आप हर छोटी बात का उत्तर देने पड़ेगा आपको। आप मीडिया में हर आदमी आपको रोकने और गिराने की कोशिश करेगा। आप अगर पीछे पढ़ के सबको उत्तर देते रहिएगा तो आगे कब बढ़िएगा? तो पॉइंट है कि उत्तर आप किसको कह रही है भाई? प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें पार्लियामेंट में आके क्लियर कर दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया जब उन्होंने नहीं उनको नॉमिनेट किया पीस प्राइज के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया इतना होने के बाद भी कि भाई वॉर हमने किसी के कहने पे नहीं रोकी थी। ट्रम्प साहब तिलमिला गए। ट्रम्प साहब को लगा कि वो बुली कर लेंगे इंडिया को। उनको पता नहीं था कि उनके आगे प्रधानमंत्री मोदी है। उनको बड़े बड़े लोग बुली नहीं कर पाए। उनको यहाँ का मीडिया, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी को, कोई और होता पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, मोदी जी को उन्होंने विलन बना के प्रस्तुत कर दिया। सिर्फ एक 2002 के, आज भी ममदानी उसके ऊपर वोट लेकर के आया 2002 के गुजरात, कह रहा है 2002 से गुजरात में मुसलमान नहीं है। ये झूठ बोल बोल करके ये लोगों ने इस देश का ये हालत कर दिया। इस देश के ऊपर इस्लाम ने आक्रमण किया, कभी इस देश ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। और ममदानी बोल रहा है कि भारतवर्ष में गुजरात प्रोग्राम करवाया था मोदी ने। ये पागलपन है भाई। प्रधानमंत्री मोदी को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, वरना वो आदमी बचता नहीं। जिस तरीके का विसरल हेट्रेड फैलाया गया था प्रधानमंत्री जी के लिए, और उसका देखिए लॉ ऑफ कर्म, अगर कोई है, अगर आप भी अल्लाह को मानने वाले हो, तो फिर उनको तो जो मिला वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, वो तो और ताकतवर होते चले गए। पिछले 25 साल से वो हेड ऑफ स्टेट है गुजरात के। 2002 से लेकर के 2014 तक यहाँ पे हो गया 12 साल, और उसके बाद 2014 से लेकर के 2025 तक यहाँ पे हो गया 12 साल, 13 साल, ऑलमोस्ट 25 साल से दैट मैन इज अ हेड ऑफ स्टेट। कोई ना, आप भी तो मानते हो ना, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव है ना, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता जी। लेकिन बहरहाल सर, ये तो एक बड़ी अच्छी साइन मुझे तो कम से कम लगती है कि अमेरिका और भारत जो है वो दोबारा से बात भी कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत विजिट का भी एक तरीके से हिंट दिया है।
तो इसका मतलब ये है कि जो एक शदीद किस्म की नाराजगी और वो सब कुछ जो दिखा था, जिसमें बार बार ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच की लड़ाई का भी जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर टर्म्स आपके बेहतर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब ट्रम्प जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चले थे उसका जिक्र फिक्र बंद करेंगे या कम करेंगे, या आपको लगता है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते रहो? भारत को जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो क्या बोल रहे हैं ये उनका प्रेरोगेटिव, हम क्यों उत्तर दे? हमने उत्तर पार्लियामेंट में दे दिया, एंड ऑफ द मैटर। अब आप पाकिस्तान से परसेप्शन वॉर तो हार ही नहीं, जीत ही नहीं सकते भाई। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टूट चुका है, जो बनने के बाद बर्बाद हो चुका है। टू नेशन थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है, लेकिन आज भी वहां के लोग हैं कह टू नेशन थ्योरी सही थ्योरी है, इट्स अ फैक्ट। आप क्या कर लीजिएगा, जिद है तो फिर जिद है। अगर आप रियलिटी को नहीं मानना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि 1971 में 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया। ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि कारगिल में पाकिस्तानी सोल्जर थे, वहां के लोकल कश्मीरी नहीं थे। पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कि 2001 में जो हमारे यहाँ मुंबई में हमले हुए थे वो पाकिस्तान से लोग आए थे। लोग नहीं मानते कसाब पाकिस्तानी था। मगर ट्रम्प तो पाकिस्तानी नहीं है ना, ट्रम्प क्यों नहीं मान रहा आपकी बात? पाकिस्तानी होना और ट्रम्प होने की बात नहीं, ये बात यहाँ पे है कि ट्रम्प साहब कुछ करना चाहते हैं, वो कहें। उनको पीस प्राइस चाहिए, उसके लिए उन्होंने हमास को कहा 2 कंटाप मारेंगे, पीस कर लो। पूरा बुला लिए, भीड़ भाड़ लगवा लिए, पीस प्लान हो गया, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन गई, सब कुछ बन गया। क्या हुआ उसका नतीजा? 2 दिन बाद लड़ाइयां हो रही हैं गजा के ऊपर। वो जो इजराइल अटैक कर रहा है और पैलेस्टीनियंस ने फिर से हमला शुरू कर दिया ये ऊपर। भाई हम लोग बेवकूफ है, हम पढ़ के बैठे हुए हैं। जब मानव के सोचने का एक तरीका है, वो उसको सामने वाले को अपना शत्रु के रूप में देखता है। आप कह रहे हो कि ये पीस करवाने से पीस हो जाएगा? सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं उस आदमी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो भारतीय कुछ लीडर है, उनके बाद यदि मैं किसी को मानता हूँ विजडम वाला, तो वो है आपके मोहम्मद बिन सलमान साहब। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। और जिस तरीके की कट्टर सोसाइटी में कर रहे हैं, वहां वो लिटरली इज वॉकिंग ऑन द शार्प एजेस ऑफ अ ब्लेड। दैट मैन इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक। वो उनकी मजबूरी भी तो समझिए ना, वो कोई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी सोच ऐसी थी तो वो कर रहे हैं। उनको वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो सोच के साथ साथ उनकी मजबूरी भी है। उनको पता है जो तेल उनके पास है वो खत्म हो रहा है, उनको आगे सरवाइव करना है, तो वो इसलिए टूरिज्म और दुबई वाले स्टाइल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के पास पैसा नहीं है, अफगानिस्तान के पास भी तो पैसा नहीं है। अफगानिस्तान भी चाहता तो कह देता कि ठीक है, हमको सोशल सोसाइटी, दुनिया की सोसाइटी के साथ मिलना है, इसलिए हम जो है महिलाओं को अधिकार देंगे। वो तो भीख मांगने को तैयार है, खाने को नहीं तैयार है, लेकिन वो कह रहा है इस्लामिक शरिया लॉ पे चलेंगे। देखिए ऐसा ना कहे। मोहम्मद बिन सलमान साहब प्रोग्रेसिव मनुष्य हैं। सिर्फ तेल एक कारण हो सकता है कि वो उसको स्पीड अप कर रहे हैं, बट वो क्या कह रहे हैं कि मैं 5 साल में रिफॉर्म लाऊंगा। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं रेनेसां लाऊंगा यूरोप का। 5 साल उन्होंने कहा मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है। 5 साल में कतर बदलेगा, शाम बदलेगा। एमबीएस के पास तो पैसा है ना अपनी कंट्री को दुबई या यूरोप बनाने का। अफगानिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो किस चीज के ऊपर उछल कर कहेगा कि जी मैं भी चेंज लाना चाहता हूँ? अफगानिस्तान कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं यही $9 बिलियन उनका अभी फ्रोजन है विश्व में, ये अलग अलग देशों में। वो कहते हैं कि हम देंगे, हमारा पैसा वापस आ जाएगा। कब आएगा पता नहीं। अरे मैं कह रहा हूं कि कभी भी आ जाए। वो कह तो देना कि हम शरिया लॉ से पीछा छुड़ा रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ सब करो, हमको रिकॉग्नाइज कर लो। नहीं कर रहे वो। तो मैं ये नहीं मानता मोहम्मद बिन सलमान साहब दिल से कर रहे हैं। और मैं देखिए कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन उनकी नहीं, बातों दिल से वो कर रहे हैं, दिल से वो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मजबूरी भी है, मतलब दोनों चीजें। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। वो अक्लमंदी दिखा रहे हैं, वो मैं कह रही हूँ वो अक्ल से काम ले रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं। हमारे लोग तो ढक्कन है जो इस तरह नहीं सोचते। मजबूरी होती ना, वो अगर खाली सऊदिया में कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, हाँ। अगर वो खाली हज और ये उम्रा करने वाले लोगों के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना, बैठ के खाएंगे वो लोग।
2 बिलियन मुसलमान, भाई स्विट्जरलैंड की पूरी इकोनॉमी ट्रेवल सर वो उसमें। तो ले ही रहे हैं, आपके ख्याल से हज उम्रे से वो नहीं कमा रहे? हज उम्रे से तो कमाई कर ही रहे हैं ना। पाकिस्तानियों से तो नहीं कमा रहे ना, आप तो वहां से जाके भीख मांग के चले आ रहे हैं। वो एक सर सारे पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे ना, जो हज उम्रे के लिए जाते हैं वो तो खर्चा करते ही है ना, होटल भी लेते हैं, वहां रुकते भी हैं, हर तरह के जो टैक्स है वो भी भरते हैं। आपको क्या लग रहा है सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ भिखारी जा रहे हैं? सर आम लोग भी तो जा रहे हैं हज उम्रे वाले, इनकी तो हज हाँ, उम्रे की इतनी कमाई है। सो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो ये समझ गए हैं कि ये तरीका लंबा नहीं है, समाज हाँ में सोचने के तरीके को बदलना होगा। ही हैज अंडरस्टूड इट, बिल्कुल। सिंपल एज दैट। जी, हाँ ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा, ये जरूर है कि इसीलिए शायद वो इस बदल तरीके रहे की हैं। सोच से मिडिल ईस्ट में ही लड़ाई हो रहा है ना, सीरिया, यमन, ये सब क्या है वहां पे, कौन सी देश में वहां पे शांति आई हुई है? ठीक है ना, अगर आप ये छोड़ दें खाली ये यूएई, कतर और इन देशों में, लेकिन अब तो कतर में भी अटैक कर ही रहा है ना इजराइल। आप इस तरीके से सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, ये आपस में लड़ मरेंगे। तो पॉइंट ये है कि ही न्यू कि वो वेस्ट के पाथ पे जाना है उनको, वही फ्यूचर है, वही फ्यूचर है। महिलाओं को दबाने से फ्यूचर नहीं आएगा। महिला कार नहीं चलाएगी तो आपका सोसाइटी अच्छा बन जाएगा, वो जाके ऑफिस में काम कर लेगी तो सोसाइटी आपका खराब बन जाएगा। वो अगर जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगी तो आपकी सोसाइटी का खराब हो जाएगी। आप अपनी महिलाओं पे इतना डाउट कर रहे हैं, आप अपनी महिलाओं को इतना कम समझ रहे हैं। भाई एक ये समय तो था सर महिलाओं, एक ये समय चीज तो था कि अफगानिस्तान सर शुरू से तो नहीं था ना ऐसा जी। एक समय था कि जब सोसाइटी ऐसी थी कि महिलाओं को घर में रहना पड़ता था, क्योंकि भाई बच्चे होते थे, पालना है, पोसना है, खाना बनाना है, वो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट था। लेकिन उस समय खाना बनाने के लिए एक पूरा दिन लगता था भाई, कच्चे चावल और ये और वो, उनको पीसना, आटे को पीसना, ये करना बहुत बहुत दम का काम था। लेकिन आज तो इजी हो गया ना, आपको पिसे पिसाए आटे मिल जाते हैं, चावल खाली दूध उबालना है आपको। तो आज तो खाना बनाना मुश्किल से, मेरे ख्याल से आरजू जी आप 40-45 मिनट में खाना बना के खत्म कर देती होंगी, जब भी आपका बनाने का मन करता होगा। आज नहीं, पहले आपका 40-45 में पहले गेहूं धुलो, उसको सुखाओ, फिर उसके बाद उसको कूटो, उसके बाद आटा निकालो, सानो, फिर उसके बाद जाके इट वाज अ होल डे टास्क। लकड़ी चुन के लाओ, उसमें आग लगाओ। आज तो गैस यूं चलती है, मेरे गैस में तो मुझे सर मेरी तो दादी ने भी वो जमाना नहीं देखा कि जिसमें वो लकड़ियां चुन के लाती हो या आटा पीसती हो। चूल्हा हमारे तो तो मैंने देखा है। सर चक्की तो किसी और जगह, हमारे तो जेल में लोग चक्की पीसते हैं। अरे मैं उस समय पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा तब महिलाओं की घर में जरूरत होती थी तो ठीक बात थी। लेकिन आज महिला जो है वो घर से ज्यादा, वो चूंकि अकल में तो पुरुष के बराबर है ना, तो आज वो घर के बाहर निकल के कार्य कर सकती है। मेरे कहने का ये मतलब है, पहले जो उसको खाना बनाने में 5 घंटा लगता था, आज वो आधे घंटे में बना के खत्म कर देती है। अपने बच्चों को पाल करके वो बाहर रह सकती है, काम कर सकती है, उसकी आवश्यकता है समाज में। वो एक इकोनॉमिक फोर्स है, आप उसको घर में नहीं बैठा सकते। लेकिन सर ये दो कंट्रीज तो कम से कम ऐसी जरूर हैं जिनको के अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी फीमेल्स के कौन है बारे वो? में सोचना चाहिए, उसमें अफगानिस्तान और ईरान। ईरान में भी जो हालत है वो नहीं, भी ईरान कुछ अंदर से बदल चुका है। ईरान की मैं बहुत सी महिलाओं से मिला हूं, ईरान के बहुत से पुरुषों से मिला हूं मैं। ईरान अंदर से बहुत बदल चुका है। ईरान विल सरप्राइज यू द मोस्ट। ईरान की गवर्नमेंट वैसी है, लोग उस तरीके के नहीं है। हाँ, अब सारे वैसे नहीं होंगे, खैर 25% होंगे। अफगानिस्तान में भी लोग ऐसे नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट ज्यादा है अफगानिस्तान में, नहीं नहीं लोग भी जो है वो नहीं, जीना मैं यहाँ चाहते तक हैं। देखिए, अगर वो ऐसे लोग नहीं होते वो लड़ जाते, वो लड़ जाते तालिबान से। नहीं लड़ा उन्होंने, तालिबान मुट्ठी भर लोग थे भाई, नहीं लड़े वो। इट्स अ पता नहीं सर क्लासिकल मुझे। केस जो मैं कहता हूं। खैर मैं उतनी आपको थियोरेटिकल उसमें नहीं ले जाना चाहता। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन आरजू जी ये है कि जीवन में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और सलमान साहब ने उनमें से एक टफ डिसीजन लिया है। इसके लिए उनका साधुवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो भी बुराई करता है वो आदमी, भाई प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल बुराइयां हो सकती है। मान लीजिए मैं राजनीति में हूं, मेरे एस्पिरेशन है और प्रधानमंत्री जी के रहते मेरी वो एस्पिरेशन पूरी नहीं हो रही, मैं समझ सकता हूं। तो वो मेरे एक राइवल हो सकते हैं, वो मुझसे मेरी उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है। मगर प्रधानमंत्री एक मनुष्य के रूप में
तो उन्होंने बहुत सेवा की है भाई, हर लोगों की सेवा की है। आपने उनके हर पहलू को जो है गालियां दी हैं सिर्फ इसलिए कि उसने हिंदुओं की बात कर दी, तो ये गलत बात है भाई। आपने पूरी सब दुनिया के में यहूदियों के बाद यहूदियों से ज्यादा कोई अगर प्रोसिक्यूट हुआ है तो वो हिंदू हुआ है। इसको बोलना आपने मुश्किल कर दिया है क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मतलब आपने हमारे बच्चों को यह बताने नहीं देना चाहते कि हमारे साथ क्या हुआ है समाज में, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। आपने यहाँ पे जय श्री राम बोलना बंद करवा दिया, आपने वंदे भारत वंदे मातरम बोलना बंद करवा दिया क्योंकि किसी एक कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को बुरा लग जाता था वंदे मातरम में। मगर आपने ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ना मत बंद करो। अगर वो भी तो, अगर वंदे मातरम पढ़ने से मुसलमान को बुरा लगता है तो क्या कलमा पढ़ने से हमें बुरा नहीं लगता? हमारे जज्बात नहीं है। आप कह रहे हो आपका भगवान झूठा है, तो हम इतनी, आप ये इंडिया इस तरीके से हो गया है कि खुश करने के चक्कर में इंडिया ने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। बात दोनों तरफ की होनी चाहिए कि अगर तुम्हें वंदे मातरम से प्रॉब्लम है तो हमें भी इससे प्रॉब्लम है भाई। नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ। एक साइड को आपने खुल्लम छूट दे रखी है, दूसरे साइड को आप कह रहे हो ये मत बोलो वो मत बोलो, ये क्या तरीका है? नहीं, मुझे लगता है दोनों तरफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों तरफ टॉलरेंस होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जी। भारत बहुत टॉलरेंट है, भारत बहुत एक्सेप्टिंग है भाई। दोनों तरफ मत कहें, एक तरफ होनी चाहिए। एक ही समाज को टॉलरेंट बनना है या एक्सेप्टिंग बनना है? भारत बहुत टॉलरेंट है। भारत में जैन मुश्किल से 60 लाख जैन है भारतवर्ष में। आपने कभी सुना जैनियों ने कंप्लेंट किया हो कि हमारे साथ हो रहा है? बुद्धिस्ट इतने हाथ मुट्ठी भरे, उनका सुना कभी? पारसियों से सुना कभी आपने? सिखों से सुना कभी आपने? नहीं, खैर ये चीज तो खैर मुस्लिम्स में है, वो कहते हैं हम हैं तो बस हम ही हैं, वो वाली चीज तो खैर हमने हर जगह ही देखी है। हर जगह अपने आप को ही सुपीरियर समझना, वो एक अजीब कह लीजिए। अच्छे उसकी वजह से ना रोए। लेकिन खैर मैं तो ये समझ गया कि एक सुपीरियर होने का एक जो ख्याल हमारे अंदर है, मेरे ख्याल है वो कंट्रोल करने की मुस्लिम्स को जरूरत है। और अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर हर जगह से इसी तरीके से लोग बुरा भला कहेंगे और फिर हमें और बुरा लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये कि हम अपने अंदर थोड़ी टॉलरेंस ले आए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर, थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू। थैंक यू। आप तो कैमरे पे डांट दे रही है। अरे आप फोन जो देख रहे, शो पे बैठ के इतना फोन देख रहे हैं, क्या बात?